आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दिल्ली, बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक के बाद अब हरियाणा ने भी पटाखों पर लगाया है बैन। आज जारी होगा नोटिस। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी दीपावली पर पटाखों को बैन करने का फैसला कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने एनसीआर और पंचकुला में पटाखों की बिक्री और उसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, लेकिन अब हमने राज्य भर में इसे प्रतिबंधित करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर आज नोटिस जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर बैन लगा चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कोरोना को देखते हुए यहाँ पर पटाखे जलाने की अनुमति न देने का यहाँ पर फैसला किया। इस बारे में जल्द ही आदेश यहाँ पर जारी किया जाएगा। इससे पहले कई विशेषज्ञ भी ये आशंका जता चुके हैं कि अगर वायु प्रदूषण बढ़ता है तो इसका असर कोरोना के केसों पर पड़ सकता है। वहीं पटाखे बैन करने के मामलों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सुनवाई कर रहा है। इस मामले में एनजीटी ने गुरुवार को सुनवाई की थी। इस दौरान पटाखा कंपनियों के एसोसिएशन ने कहा था कि पटाखा कंपनियों से 10,000 लोग इस कंपनियों से जुड़े हुए हैं। बैन लगाने पर सब बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर एनजीटी ने कहा था कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं, मौत का नहीं। इस मामले में एनजीटी ने 18 राज्यों को नोटिस भेजा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एसओपी जारी कर पटाखों को ना फोड़ने की अपील यहाँ पर की है। बिहार विधानसभा चुनाव की तीसरे चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर है। 10 नवंबर को मतगणना के बाद फाइनल नतीजे सामने आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले बिहार चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर अलग अलग एजेंसियों और न्यूज़ चैनलों ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है। रिपब्लिक भारत और जन की बात के एक्टिव एग्जिट पोल में बड़ी बात सामने आई है। बिहार चुनाव में एनडीए से चुनाव लड़ने वाली एलजेपी ने जेडीयू को करीब 25 सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। रिपब्लिक भारत और जन की बात सर्वे में एनडीए को 37 से 39% वोट और महागठबंधन को 40 से 43% वोट और एलजेपी को 7 से 9% वोट और अन्य को 9 से 11% वोट और हम पार्टी को 1 से 2% वोट का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर रिपब्लिक भारत और जन की बात के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 138 सीटें एग्जिट पोल में इसमें जीतने की बात कही गई है। सर्वे में एनडीए को 91 से 117 सीटों का अनुमान लगाया गया है। महागठबंधन के खाते में 118 से 138 सीटें जा सकती है। वहीं एलजेपी को 5 से 8 सीटों का अनुमान है। एनडीए को 3 से 6 सीटें जीतने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। वहीं एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे में एनडीए गठबंधन के खाते में 104 से 128 सीटें जा रही है। वहीं आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। वहीं एलजेपी को 1 से 3 सीटें और अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में सत्ताधारी एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सर्वे में एनडीए को 116 और गठबंधन को 120 सीटें जीतने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। एलजेपी को 1 सीट और अन्य को 6 सीटें यहाँ पर जा रही है। वहीं बिहार में तीसरे चरण के चुनाव में 54% से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हुआ है। वहीं 3 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव में 55% यहाँ पर मतदान हुआ था। वहीं पहले चरण में 28 अक्टूबर को 55.69% मतदान यहाँ पर हुआ है। वहीं बिहार के सामने एग्जिट पोल के जरिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार बिहार की जनता किस पर भरोसा जता रही है। ये स्पष्ट कर दें कि एग्जिट पोल पूरी तरह से सटीक होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। कई बार एग्जिट पोल सही भी होते हैं, कई बार गलत भी साबित हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना होगा। वहीं बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई थी। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान हुआ था, 3 नवंबर को दूसरे चरण का और 7 नवंबर को तीसरे फेज की वोटिंग हुई थी। 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से वोटिंग मतलब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वही नतीजे सामने आएंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।
ओडिशा में इस साल नहीं खुलेंगे स्कूल, सरकार ने 2021 तक लगाई है रोक। ओडिशा सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य में सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ओडिशा के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सरकार ने परीक्षा, मूल्यांकन और प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन को अनुमति दी है। इसके अलावा ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी, जबकि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को कंटेनमेंट जोन से बाहर ऑनलाइन शिक्षा और टेलीकाउंसलिंग के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। गौरतलब है कि ओडिशा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 लाख के करीब हो गई है। वहीं राज्य में इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1400 पार हो गया है। वहीं ओडिशा के स्कूल एवं स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पहले निर्णय किया था कि वो 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों के छात्रों के लिए स्कूलें की गतिविधियां नवंबर महीने में शुरू करेगी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका के चलते सरकार ने अपने इस योजना पर पुनर्विचार करने की बात कही है। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बच जाएगी शिवराज सिंह चौहान की गद्दी, मिल सकती है 16 से 18 सीटें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2020 की 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को सामने आएंगे। हालांकि एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। ये एग्जिट पोल इंडिया टुडे ग्रुप का माई एक्सेस का है। माई एक्सेस में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में 18 से 16 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 22 विधायकों के इस्तीफे दिए जाने की वजह से कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। फिर बाद में 3 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि 28 में से 25 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस अपनी सीटों को गंवाती हुई दिखाई दे रही है। उसे महज 10 से 12 सीटों के साथ संतोष करना पड़ेगा। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को गद्दी से उतार पाना कांग्रेस के लिए संभव नहीं दिख रहा है। 9,61,000 कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा 3 माह का महंगाई भत्ता, बोनस भी देगी गुजरात सरकार। दिवाली के मौके पर गुजरात सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार महंगाई भत्ते के 6 महीने के बाकी एरियर्स में से 3 महीने का एरियर्स दिवाली से पहले चुका देगी। इसके लिए सरकार अपनी तिजोरी से 464 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 5% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया था, जो कि कोरोना के चलते अटक गया था। अब दिवाली से पहले आगामी सप्ताह में 9,61,000 कर्मचारियों को यहां पर पेंशन धारकों के पैसे चुकाए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार से गुजरात में वर्ग 4 वाले सरकारी कर्मचारियों को 3500 रुपये का बोनस भी मिलेगा। इस बारे में डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने बताया कि हमारी सरकार सूबे में सरकारी और पंचायत और ग्रेड स्कूल और कॉलेज संस्थाओं के वर्ग 4 को यहाँ पर 3,960 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 3500 रुपये बोनस प्रदान करेगी। वहीं पटेल बोले कि कोरोना महामारी के चलते सरकार की आय कर पर असर पड़ा है, आय कम हो गई है। इसी तरह के इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर थम गई थी, जिसके कारण कर्मचारियों को पिछले 6 महीने की महंगाई का पता भी नहीं दिया जा सका। मगर अब क्योंकि सरकार की आय बढ़ रही है और कर्मचारी अपने परिवार के साथ दिवाली मना सके, इसके लिए सीएम रूपाणी के साथ परामर्श के बाद एरियर्स का 50% रकम चुकाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। वही दिवाली एवं अन्य पर्वों पर इस अवसर पर लाखों कर्मचारियों को ये एक बड़ी भेंट यहाँ पर मानी जा रही है। वही संवाददाताओं ने बताया है कि सरकार द्वारा महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से वेतन के साथ हर माह चुकाया जाता है, लेकिन 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर तक 6 महीनों का महंगाई भत्ते का अंतर रकम के तहत 950 करोड़ रुपए चुकाने थे, जो कि कोरोना की वजह से नहीं चुकाए जा सके। अब दिवाली से पहले 3 महीने का महंगाई भत्ता यहाँ पर दिया जा रहा है। दिल्ली में कोविड का बढ़ता कहर, रोज नए मामलों में केरल और महाराष्ट्र से आगे निकल गई है राजधानी दिल्ली। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दिल्ली में एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या महाराष्ट्र और केरल से ज्यादा है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,718 नए मामले सामने आए हैं और देश भर में एक दिन में संक्रमण के 50,356 नए मामलों में दिल्ली के रोगियों की संख्या महाराष्ट्र और केरल से ज्यादा है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी है। वहीं देश में इन नए मामलों में 77% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। इन राज्यों में दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केरल में शुक्रवार को संक्रमण के 7,002 नए मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में 6,870 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय के अनुसार 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के भारत में कुल 50,356 नए मामले सामने आए। वही समिति में भारत में 53,920 लोग संक्रमण से उबर भी गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने रोगियों की संख्या 5 सप्ताहों में संक्रमण के तेज नए मामलों से ज़्यादा है और
इसमें इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कम करने के में योगदान दिया है, जो कि इस समय भारत में एक्टिव केसों की संख्या 5,16,000 के आसपास है। अब तक सामने आए कुल मामलों का 6% ये है। वहीं पिछले 5 हफ्तों में कोविड-19 के रोजाना सामने आने वाले नए औसत मामले लगातार इनमें कमी आई है। औसत नए मामलों में घटकर अब भारत में ये 40,000 हो गए हैं, जबकि अक्टूबर के पहले सप्ताह में औसतन दैनिक नए मामलों की संख्या 73,000 से अधिक थी। मंत्रालय के अनुसार देश में ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या 78,19,886 हो गई है, जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर रोगियों के स्वस्थ होने की दर भी 92% हो गई है। ठीक हुए मामलों और इलाज करा रहे रोगियों के बीच वर्तमान में 73,03,254 का अंतर है। उन्होंने कहा है कि ठीक हुए 80% नए मरीजों में 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक रोगी ठीक हो रहे हैं। 11,060 रोगियों को यहाँ पर ठीक होने के बाद में राज्य में कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 15,62,342 हो गई है। वही राष्ट्रीय रुख को देखते हुए 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले रोगियों के संक्रमण मुक्त होने की दर अधिक होने की जानकारी भी दी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 577 मरीजों की संक्रमण के कारण भारत में मौत हुई। इनमें 83% मौतें 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हुई है। मौतों का 27.9 से अधिक मामले महाराष्ट्र से, जहां पर एक दिन में 161 मौतें हुई है, जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 64 और 55 लोगों की मौत यहां पर क्रमांक हुई है। पंजाब सरकार ने किया ऐलान, 16 नवंबर से फिर से खुलेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज। कोरोना का कहर लगातार पंजाब और पूरे देश में जारी है। इस वायरस के कहर के बीच केंद्र सरकारें और राज्य सरकार आम लोगों के जीवन को सामान्य बनाने के लिए कुछ धीरे धीरे सब कुछ खोल रही है। इस बीच खबर ये आ रही है कि पंजाब सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल पंजाब सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को खोलने का फैसला पंजाब सरकार ने लिया है। पंजाब सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि 16 नवंबर से खुलने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासनिक विभागों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग के कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं चिकित्सा शिक्षा और खोज विभाग के तहत यूनिवर्सिटियां और कॉलेजों को अगले साल के छात्रों की कक्षाएं 9 नवंबर से यहां पर शुरू होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाएं कोरोना वायरस के कारण 24 मार्च से ही पंजाब में बंद है। ऐसे में छात्रों को इस वायरस से बचाने के लिए कुछ बातों को जरूर से ध्यान देना चाहिए, जैसे कि किसी से हाथ ना मिलाएं, मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।